मीनिंग ऑफ सप्लाई पहले तो बुक में मार्क करेंगे सप्लाई का मीनिंग में छोड़ दो। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, डेफिनेशन बात करो। सप्लाई रेफर्स टू अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी that a firm is willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time। ध्यान से देखना, सेम डेफिनेशन डिमांड की थी कि नहीं थी? सेम थी कि नहीं? उसमें क्या था? डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी फर्म इज विलिंग एंड वहां पे कमोडिटी ऑफ इसमें क्या लिखा? फर्म। उसमें क्या था? कंज्यूमर। उसमें कंज्यूमर जो विलिंग और एबल था खरीदने के लिए। यहाँ पे कौन है? फर्म इज विलिंग एंड एबल टू सेल। ऑब्वियसली डिमांड हम लोग एज अ कंज्यूमर करेंगे और सप्लाई उस डिमांड को पूरा कौन करेगा? एक फैक्ट्री की सप्लाई। सप्लाई कंज्यूमर तो नहीं कर सकता, हम कोई सामान बेच सकते हैं, हम तो खरीदने वाले हैं। बेचेगा कौन? कंपनी। फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर अ सेल एट अ गिवन प्राइस एंड अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो इसमें चार बातें आई। पहली, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। क्वांटिटी होनी चाहिए जो हम तोल सके, खाली बातें नहीं। सेकंड, विलिंगनेस, विल टू सेल। कंपनी रेडी होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कब रेडी? एट अ गिवन प्राइस। मान लो मार्केट में प्राइस चल रहा है किस चीज का? 20 रुपए। कंपनी कहती है मैं तो 50 रुपए से कम नहीं बेचूंगी, तो कंपनी सिर्फ 20 रुपए पे बिलिंग नहीं है, नहीं बेचना, तो सप्लाई नहीं बन जाएगी। मजबूरी में बेचा हुआ सामान सप्लाई नहीं होता, बिलिंग के साथ बेचा हुआ सामान सप्लाई होता है। ठीक है, छोटे छोटे चीजें ध्यान रखना। जितने चैप्टर ब्रीफ में डीप में जाके समझ आएगा ना, उतने अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर आसान नहीं होता, समझ तभी आता जब आप डीप में जाके समझते हो। और लास्ट में है पीरियड ऑफ टाइम। वो पीरियड ऑफ टाइम क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन। ठीक है, 1 साल में मैं कितनी क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ, कितने प्राइस पे, वो मेरी सप्लाई। 1 महीने में मैं कितनी क्वांटिटी बेचना चाहता हूँ, कितने प्राइस पे, वो मेरी सप्लाई। समझ आएगा? मार्केट लिमिटेशन 4 पॉइंट्स मार्क कर दिए। सिमिलरली जैसे डिमांड था वैसे सप्लाई है, और डिमांड की हमने एक फ्लोचार्ट बना के दिया था आपको, इसमें 9 चीजें 8 चीजें थी, वैसे सप्लाई का भी बनेगा। ठीक है, तो अपनी कॉपी फ्लोचार्ट, अगर फ्लोचार्ट बना लोगे तो कुछ कम से कम याद करना पड़ेगा बुक से। हेडिंग डालो। सप्लाई 2 तरह की होती है। डिमांड 2 तरह की थी कि नहीं थी? पहली डिमांड क्या थी? इंडिविजुअल डिमांड, सेकंड सप्लाई, और मार्केट सप्लाई। फ्लोचार्ट नॉलेज अपनी, ठीक है। इंडिविजुअल में क्या होगा? जो एक फर्म, क्या एक कमोडिटी की सप्लाई या एक फर्म की सप्लाई क्या होगी? इंडिविजुअल सप्लाई। मार्केट में क्या है? सारी फर्म्स की सप्लाई इकट्ठी कर दो। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में समझते हो इंडस्ट्रियल फर्म में क्या फर्क है? इंडस्ट्रियल पूरा सेक्टर होता है। और मान ले मैं शू इंडस्ट्री की बात करता हूँ। अब शू इंडस्ट्री में क्या क्या आ गया? जितने भी फैक्ट्री शूज बनाती है, उसके सोल रबड़ बनाती है, उसके लेसेस बनाती है, उसको बेचती है डिस्ट्रीब्यूटर, सब कुछ इंडस्ट्री में आता है। मान लो फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में सब कुछ आ जाएंगे जो लोग उसमें काम करते हैं। एक्टर्स, एक्ट्रेस के अलावा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्पॉट बॉय, ये बॉय, वो बॉय, फाइनेंसर, बैंक, सब कुछ एक इंडस्ट्री को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे डिमांड होगी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, यहाँ पे बहुत सारी कमोडिटीज की, यहाँ पे एक फर्म की, बहुत सारी फर्म्स की। मार्केट की डिमांड, सप्लाई की डेफिनेशन मार्क कर लो और रीड कर लो फटाफट से। समझ कि इंडस्ट्री का मतलब मार्केट सप्लाई। हाँ, देखो आपके डेफिनेशन में एक ही वर्ड का फर्क है, उसमें एन इंडिविजुअल फर्म को हाईलाइट कर लो और उसमें ऑल द फर्म्स को हाईलाइट कर लो। समझ गए? यहाँ पे एक फर्म, अ फर्म, और यहाँ पे क्या आ गया? ऑल फर्म्स। और ऑल फर्म्स को मिलाकर तो क्या बन जाती है? इंडस्ट्री। समझ गए? सेम उसमें था डिमांड में, उसमें एक वो था, इसमें एक वो था। उसमें एक कंज्यूमर, उसमें पूरे मार्केट, तो फर्क समझ आया? बात कर लिया। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई बताने से पहले एक छोटा सा वर्ड है कि सप्लाई वर्सेस
स्टॉक, क्या फर्क है? पहले रीड तो समझ आ रहा है। बुक में क्या कह रहा है? स्टॉक रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी दैट इज अवेलेबल, अवेलेबल को हाईलाइट कर दो, अवेलेबल विद द फर्म एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, की पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखो क्या क्या फर्क हुआ इसमें, क्या है? अवेलेबल और पॉइंट ऑफ टाइम, है ना? लेकिन सप्लाई में क्या होता है? विलिंग या विल टू सेल और पीरियड ऑफ टाइम। क्या पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड में एक ही होती है? तो देखो आपने सप्लाई की डेफिनेशन में क्या पढ़ा? पीरियड ऑफ टाइम पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ टाइम पढ़ा था? पीरियड पढ़ा था ना? तो क्या पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम एक ही बात होती है? पॉइंट मतलब आज की डेट कि 31 मार्च को कितना स्टॉक पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट्स में, पूरे मार्च के महीने में कितना सेल किया, वो सप्लाई है। ये 12th में एक पहले चैप्टर के अंदर कंसेप्ट आता है कि पॉइंट ऑफ टाइम वाली चीजों को हम बोलते हैं स्टॉक, हर चीज को, और पीरियड ऑफ टाइम वाले को बोलते हैं फ्लो। 12th का कंसेप्ट है। मान लो इस टाइम मेरी टंकी के अंदर कितना पानी पड़ा है, स्टॉक, इस टाइम, वो टंकी भरने में कितना टाइम लगता है, पीरियड, फ्लो। समझ गए हो? इस टाइम मेरी पॉकेट में कितने पैसे पड़े हैं, स्टॉक, पूरे महीने कितने पैसे कमाता हूँ, फ्लो। बात समझ आई? तो सप्लाई हमेशा पीरियड ऑफ टाइम से होती है कि आपने एक महीने में कितना सेल किया, और स्टॉक आपके गोडाउन में कितना सामान पड़ा है। मतलब स्टॉक में सप्लाई की जाएगी, स्टॉक होगा तो सप्लाई होगी, और सप्लाई करने के बाद भी स्टॉक बचा रहेगा, स्टॉक बड़ा होगा, सप्लाई नैरो डाउन होगा। बात पकड़ में आई? एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल इफ अ सेलर हैज 50 tons of sugar in his godown, he is willing to sell 30 ton at 37 per kg, then supply is 30 ton जो बेची, बाकी 20 टन क्या हो गया, स्टॉक बच जाएगा। स्टॉक वाले 50 टन का था, समझ गए ना? तो ये वाइडर है, ये वाइडर कंसेप्ट है, बुक में लिख लो कहीं पे, ताकि ये वाइडर कंसेप्ट है, वाइडर, ये नैरोअर है, ये बड़ा कंसेप्ट है स्टॉक्स। ये थोड़ी बातें ना एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक करके आया कि पता नहीं लगता कहां से मैडम का दिमाग चल जाता है। और नीचे सप्लाई और स्टॉक, दो पॉइंट्स दिए, दोनों पॉइंट्स को टिक कर लो, रीड कर लो फटाफट से, मैं आगे बढ़ता हूं। दोनों पॉइंट्स को रीड कर लो। जितनी देर मैंने डिमांड बनाने में लगाई है उससे आधी देर में सप्लाई में लगाऊंगा, क्योंकि सब कुछ उसमें सेम ही है। मूवमेंट शिफ्ट था उसमें, इसमें सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, ईटी और ईएस का ग्राफ भी सेम है, बस एक ही चीज का फर्क होता है, प्लस माइनस का। सिखाऊंगा, दोनों पॉइंट्स पढ़ लो, स्टॉक और सप्लाई पढ़िए, दोनों नीचे की पढ़िए, बच्चे आगे बढ़े। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड का पहला डिटरमिनेंट क्या था, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, उसको हम पीएफएक्स बोलते थे, इसमें सेम है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। अब फर्क क्या है, उसमें क्या था कि प्राइस घटती थी तो डिमांड क्या होती थी, और प्राइस बढ़ता तो डिमांड क्या थी। इसमें उल्टा, जब किस चीज का प्राइस बढ़ेगा तो, अगर हमने कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, जब किस चीज का प्राइस बढ़ेगा सेलर को प्रॉफिट ज्यादा होगा तो कम होगा, तो ज्यादा बेचेगा कम बेचेगा। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी, जिसको लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड क्या था, प्राइस बढ़े इनवर्सली मोशन, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात समझ आ रही है नहीं आई? और रीजन क्या है, प्राइस बढ़ने से सप्लाई क्यों बढ़ रही है, रीजन क्या है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। समझ गए हो? देखो प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस, प्राइस क्या होता है, एक कॉस्ट प्राइस होता है, उसमें क्या ऐड करते हो, सेलिंग प्राइस निकलता है। मान लो आज प्राइस है 100 रुपए, वो चीज हमें लिखी 70 रुपए की, तो मैं कितने पैसे कमा रहा था, 30 रुपए, 30 रुपए कमा रहा था ना।
प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, कितने का हो गया? 150 का। प्राइस बढ़ा था, कॉस्ट तो नहीं बढ़ी। मार्केट में चीज महंगी होगी, कॉस्ट तो उतने की आ रही है आज की। अब प्रॉफिट कितने का हो गया? तो मैं ज्यादा बेचूंगा कम बेचूंगा? प्राइस बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ेगी और प्राइस घटने से सप्लाई भी घटेगी। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट घटेगा। मतलब प्राइस का डायरेक्ट रिलेशनशिप प्रॉफिट से है, कॉस्ट से नहीं है। बात पकड़ में आएगी नहीं भाई साहब? सिर्फ प्राइस बढ़ा है ना कॉस्ट बढ़ी। कॉस्ट वैसे का वैसे ही है तो प्रॉफिट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया ऑटोमेटिकली? समझ गए? समझ गए? इसको ऐसे लिखने के बाद में काम आएगा। तो इसको बोलते हैं लॉस। पूरा का पूरा पॉइंट बात कर लो और कॉपी में ये लिख लो। और यही बात रखनी, यहाँ पे प्राइस भी एक्स का है, सप्लाई भी एक्स की है, ये भी एक्स का, ये भी एक्स का है। जब नहीं समझ आ गया इतना पॉइंट? हाँ जी। तो नोट करते रहो। आगे बढ़े। प्राइस ऑफ अदर गुड्स, दो तरह के। अच्छा, इसका इसका ग्राफ कैसा होगा सोचो। क्योंकि जब प्राइस यहाँ था तो सप्लाई यहाँ थी। देखो ये रही प्राइस, ये रहा सप्लाई, ये रही। प्राइस बढ़ा दिया तो सप्लाई भी तो बढ़ा दी। और मैंने बोल रखा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमेशा प्रूविंग होता है पूरी इकोनॉमिक्स में, पूरी दुनिया में। इकोनॉमिक्स से छोड़ो, मैथ्स वगैरह सब मिला। ठीक है, कॉपी के अंदर ही डालना इसको। प्राइस बढ़ गया ना, ये बढ़ गया तो कम ऊपर जाएगा। चलो अगला क्या है? प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अदर गुड्स किस तरह के होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ पे कुछ नहीं है, सीधा प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ठीक है, अदर गुड्स के अंदर शॉर्टकट में लिखना पीओ। अगर दूसरे गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा, यहाँ पे एक्स का, सप्लाई एक्स का, हमको ये देखना है कि दूसरे गुड्स का प्राइस बढ़े तो सप्लाई एक्स की क्या होगी, और दूसरे गुड्स का प्राइस घटे तो सप्लाई एक्स की क्या होगी। हमारा गुड्स तो एक्स ही रहेगा जिंदगी में, किसी दूसरे गुड्स की सप्लाई प्राइस बढ़ गया, हमारी घट जाएगी। दूसरे गुड्स की प्राइस बढ़ी तो प्रॉफिट किसमें बढ़ा? हमारे गुड्स पे, उसमें सब लोग घबराना शुरू कर देंगे। यार बेचना खरीदना नहीं है, बनाना है। मान लो मैं शूज बना रहा हूँ, स्लीपर्स का प्राइस बढ़ गया तो मैं क्या कर दूंगा? क्योंकि प्रॉफिट किससे बढ़ा? बिजनेसमैन किसका बुक है? प्रॉफिट का। उसको जहां मुनाफा दिखेगा माइग्रेट कर लेगा अपने आप को। वो अपनी सारी लेबर, सारी मशीनरी, सारा लैंड, बिल्डिंग, फैक्टरीज ऑफ प्रोडक्शन क्या कर देगा? अदर गुड बनाने में यूज कर लेगा। अदर गुड जिसका प्राइस बढ़ता है प्रॉफिट से बढ़ता है। अदर गुड का प्राइस बढ़ने से अदर गुड की सप्लाई बढ़ेगी। जिसका प्राइस बढ़ता है उसकी सप्लाई बढ़ती है ना। अदर गुड का प्राइस बढ़ा तो अदर गुड की सप्लाई बढ़ेगी, तो सब लोग वही बनाएंगे। तो मेरे गुड की सप्लाई घटा दूंगा मैं, उसकी सप्लाई बढ़ा। और अगर अदर गुड का प्राइस घटा तो उसमें प्रॉफिट नहीं बचा, फिर मैं अपना बढ़ा दूंगा। बात पकड़ में आई? तो इसका कर्व कैसा जाएगा? डाउनवर्ड। लिखना नहीं है बट समझ लो, ये है आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये इनवर्स। ठीक है, नंबर 3। कोई डाउट इसमें? पहले रीडिंग करो साथ साथ, क्योंकि ना साथ रीड करो तो ही मजा आएगा। मैं बहुत फास्ट पढ़ाऊंगा सर। पढ़ लिया? रीडिंग मार रहे हो? समझ आ गया? एग्जांपल समझ आ गया? लिख पाओगे अपने लेवल पे, यही चीज है। आगे प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं दुनिया में? प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे इकोनॉमिक्स में एक्चुअली चैप्टर 9 है ना, ये पीछे चैप्टर छूट गए हमारे प्रोडक्शन के। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिख लो पहले। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल और एंटरप्रेन्योर या ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल एंटरप्रेन्योर डिपार्टमेंट, ओनर जो होता है। ये दो बात है, समझ गए? ये चार होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इसको हम दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता है? इनपुट। ठीक है, अब मैंने एक आपको फंक्शन लिख के दिया, ये वाला, ध्यान से देखो। प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये कॉस्ट किस चीज की कॉस्ट होती है?
इन्हीं की जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट मतलब खर्चा, लेबर का खर्चा, सैलरी, लैंड का खर्चा, रेंट और रॉ मटेरियल का खर्चा, वो सारे खर्चे में प्रॉफिट ऐड करूंगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यही है ना, सारे खर्चों में प्रॉफिट ऐड करोगे सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो अगर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए और प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन घट जाए तो सप्लाई क्या होगी? अगर प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन बढ़ गया मतलब फैक्टर प्रोडक्शन क्या हो गया, महंगे हो गए, मतलब इनपुट महंगा हो गया, तो कॉस्ट बढ़ेगी घटेगी? कॉस्ट बढ़ेगी, और जैसे ही कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्या हो गया, कम, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, क्लियर हो गया। और अगर ये इनपुट सस्ते हो गए तो कॉस्ट क्या होगी? इसको ना ऐसे मत लिखो, देखो ऐसे लिखो, ये बढ़ा तो मतलब कॉस्ट क्या होगी, बढ़ गई, तो सप्लाई क्या होगी, कम। इससे कॉस्ट कम होगी तो सप्लाई बढ़ गई, है ना। अच्छा एक और लगाओ इसमें, कॉस्ट बढ़ गई तो बीच में क्या आ गया, प्रॉफिट बढ़ कम हो गया। आपका सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड प्रॉफिट से है, जब जब प्रॉफिट बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्रॉफिट घटेगा सप्लाई घटेगी, तो इससे क्या हुआ, प्रॉफिट घटा, सप्लाई बढ़ी। समझ गए? ये पूरा लिख ले भाई, क्योंकि देखिए चोरी होगी। अब देखो अक्षर देख, ये लाइन बन जाएगी इंग्लिश में, ये एक्सप्लेनेशन होगी ना, डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर फ्लो चार्ट याद कर लेते हो तो चोरी याद नहीं करनी पड़ेगी, इसी को बढ़ा के लिखो। क्यों? इफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, व्हिच इन टर्न डिक्रीजेस द प्रॉफिट एज वेल एज सप्लाई। इसको उल्टा वाइस वर्सा, है ना। ये लिखा होगा, पढ़ के देखो। जब समझ आ गया पॉइंट? हाँ जी आ गया। मैंने बताया नहीं बस कॉस्ट वाला। तो आप कुछ सोचो, इसका रिलेशनशिप इनवर्स है, ये इनवर्स है कि नहीं, चेक करो। ये भी इनवर्स है ना अक्षर, ये बड़ा तो ये कम हुआ, ये घट हुआ तो ये बड़ा, इनवर्स है। अगला है टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो सप्लाई ज्यादा होगी, अच्छी मशीन से ज्यादा सप्लाई। टेक्नोलॉजी बेकार है तो डायरेक्ट, अगर टेक्नोलॉजी आप मॉडल लेके आते हो, बढ़ाते हो, अपग्रेड करते हो टेक्नोलॉजी, सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर टेक्नोलॉजी घटाते हो तो सप्लाई क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात है, रीड मार लो। एग्जाम में ये नहीं बोलेगा, बोलेगा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन और टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन, या फेवरेबल चेंज इन टेक्नोलॉजी, अनफेवरेबल चेंज इन टेक्नोलॉजी। समझ गए? और ये सब मूवमेंट शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी। पांचवा है टैक्स एंड सब्सिडी, जिसको गवर्नमेंट पॉलिसी बोलते हैं। टैक्स भी होता है और सब्सिडी भी होती है। टैक्स बढ़ने से क्या होगा, रॉ मटेरियल महंगा होगा। अगर टैक्स बढ़ गया तो रॉ मटेरियल, मतलब टैक्स बढ़ गया तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। और टैक्स बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ जाएगी। और सब्सिडी क्या होता है, डिस्काउंट देती है, गवर्नमेंट रिबेट देती है, फायदा देती है, सस्ता देती है, 1000 के लिए 700 में देती है। तो अगर सब्सिडी मिलती है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बुक में से कर लो, यहाँ पे लिख दो, अगर टैक्स बढ़ा तो सप्लाई क्या होगी, घटेगी, कि प्रॉफिट घट गया। और अगर टैक्स घटा तो सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन अगर सब्सिडी बढ़ी तो सप्लाई बढ़ेगी, सब्सिडी घटी तो सप्लाई घटेगी कि नहीं। सब्सिडी फायदा है ना, फायदा बढ़ा सप्लाई बढ़ेगी, टैक्स नुकसान है, नुकसान बढ़ा सप्लाई घटेगी। तो आइडेंटिफाई कर लो बेटा। इसमें लास्ट पॉइंट है, छठा पॉइंट, गोल्स ऑफ द फर्म। हमने जी लिख लिया, वैसे ये सी तो फर्म एफ लिख देता हूँ। गोल्स ऑफ द फर्म, फर्म के टारगेट क्या है, गोल्स क्या है। दो तरह के गोल्स होते हैं, एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एक होता है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। कई फर्म कहती है हम बड़ा नॉमिनल सा प्रॉफिट रखेंगे लेकिन बेचेंगे ज्यादा। अगर कम प्रॉफिट रखेंगे तो कॉस्ट प्राइस कम रहेगा, ज्यादा बिकता है। पहले सस्ता करके नहीं बेचते कि स्टार्टिंग में बहुत सस्ता कर दिया ज्यादा बिके, ज्यादा मुनाफा, मतलब प्रॉफिट पे ध्यान नहीं दे रहे, बेचने में ध्यान, बेचो, मार्केट में शेयर लो, फिर मार्केट में फैल जाऊंगा। अब जियो क्या करता है, जीरो प्रॉफिट पे काम किया, मार्केट में फैल जाएंगे फिर कमा लेंगे जीवन।
अब उसके पीढ़ियों तक तो उसने काम कर दिया बच्चों का, इतना जियो फैल चुका है। तो क्या हुआ, कई कंपनी का टारगेट है कि सेल्स को बढ़ाओ, प्रॉफिट की चिंता मत करो। कई कंपनी कहती है कि सेल्स ज्यादा नहीं करनी, क्या करना है, प्रॉफिट ज्यादा, बीएमडब्ल्यू, टाइटन, बड़ी बड़ी लग्जरीज, है ना। अगर 100 की घड़ी लोगे तो वो ज्यादा बेचने में कीमती रखेंगे, उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। एक घड़ी में 2-3 हजार का प्रॉफिट होगा, मामूली बात है, आराम से होगा। अगर 8 हजार की घड़ी है 2 हजार प्रॉफिट होगा उसमें, समझ गए। लेकिन क्या फास्ट ट्रैक इतना प्रॉफिट लेके चलेगा, वो सेल्स मैक्सिमाइज कर रहा है। 1500 2,000 की घड़ी है, उसमें 400-500 रुपए कमाए, खुश है ना। वो कह रहे हो ज्यादा बेचना है, तो क्या फास्ट ट्रैक की ज्यादा बिकेंगी कि फास्ट ट्रैक ज्यादा बिकेंगी, फास्ट ट्रैक की ना। वो कह रहा है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अब जिसका टारगेट सेल्स मैक्सिमाइजेशन है उसकी सप्लाई क्या होगी ज्यादा, जिसका टारगेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसका क्या होगा, भाई को नहीं बढ़नी मैक्सिमम। ये बड़ा क्या, ये तो यार कर रहा है ऑफलाइन है, यार कर रहा है ऑफलाइन, तो जिस कर लिया इनसे पूरा तो कर लेता ना, मजा आएगा। क्या मुश्किल है ना, इतना मुश्किल नहीं है नहीं ना, खाली को है स्टैक बढ़ रहा है सुबह स्टैक अच्छे जो में बाहर लगी है, लिमिट कम मार लगी, कल लिमिट्स करेगा, कल लिमिट्स करेगा, लिमिट बहुत ज्यादा जाती लग रहा है मेरे को, जिंदगी की लिमिट नहीं चाहिए। नहीं मेरे को लिमिट्स ना बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक क्वेश्चन करेगा इजी था नहीं, थोड़ा सा कल तक खत्म हो गया भाई, कल तो बोर कर रहा है, कल तो भी चैन लाइन। अगर गोल क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उससे सप्लाई क्या हो जाएगी कम, क्योंकि ज्यादा कम बेचेगा वो। बीएमडब्ल्यू क्या कहता है, मैं महीने की 2 गाड़ियां बेचूं मेरे लिए बहुत है ना। जैगुआर क्या कहता है, एक गाड़ी बहुत है, सारा खर्चा निकाल देगी मेरा, है ना। और अगर टारगेट है सेल्स को बढ़ाना है तो सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये फ्लो चार्ट है जी। आप इंडिविजुअल डिमांड खत्म, और डिमांड लीटर में एक दिन पूरा लग जाना बनाने के लिए। डिमांड आगे आ गया डिटर्मिनेंट और मार्केट सप्लाई। मैं इसको छठे के बाद 7वां नंबर डालूंगा, क्यों, कौन बताएगा मेरे को, क्योंकि ये सारे इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ फर्म्स को एन लिख दूं। नंबर ऑफ फर्म्स माने कि मार्केट में एक ही प्रोडक्ट कितनी फर्म्स है, अगर फर्म ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा होगी, सप्लाई तो बढ़ेगी, सब कुछ फर्म ज्यादा कब होंगी सोचो, वो मार्केट जब नहीं, फर्म ज्यादा कब होगी जब सप्लाई ज्यादा हो। अगर कोई चीज में प्रॉफिट ज्यादा है तो फर्म ज्यादा नहीं होगी, हर कोई बंदा बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बनाओगे तो वैसे ही बड़ा पंखा होता है जिसको बनाएंगे जो बनाएंगे, अपनी मेन देखते हैं कि क्या प्रॉफिट है ना। सबको अगर 1 करोड़ में कपड़े की दुकान होगी 4-50 मिल जाएंगे सारे, वो उतना बड़ा मोटा घर बड़ा बढ़िया बढ़िया सीन बनती है ना, ये बड़ा मार्केट देखते लिए प्रॉफिट का सब लोग ये काम करते हैं, सबसे बढ़िया होते हैं बनिए। से पूछो और रखी कम है, हम स्पेयर पे काम करते हैं, हम मैकेनिकल ऑटोमोबाइल पे काम करते हैं, हम कपड़ों का काम करते हैं, एक्सेल का काम करते हैं ना, ये सब काम करते हैं हम लोगों ने। भैया से पूछोगे ना, भैया वो जो मेहंदी लगाता है ना, भैया मेहंदी हाथ में जो लगाता है, उसका जो मेहंदी लगाने से पहले साफ करता है ना वो सॉल्यूशन से, है ना, उसकी डिब्बी का ढक्कन बनाता हूँ मैं, ये बोलते हैं अलग ही चीज। सुन उसकी चीज का ढक्कन बनाता हूँ, वो ढक्कन बना के भैया सारी भाई हम लोग कपड़े बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं, सबका चिकन का दुकान है, चावल चिकन हमने खोल दिया, है ना। आपको पता ही नहीं है दुनिया में क्या और भी काम होते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे क्या लगा, अरे कुकर की सीटी होती है ना, सीटी के अंदर ना एक बॉल वो लगती है, क्या कहते हैं वॉश करके वो बनाता हूँ मैं तो अच्छा वो 500 का बैग लेकर आया, बहुत खराब था, कैसे भाई हम कुकर बेच रहे हैं, कितनी कुकर की सीटी बनती है, कितनी वॉशिंग बनती है यार, अगला सोच के क्या कर रहा है, अंडरग्राउंड काम कर रहा है कोई, उसी में छोटी सी फैक्ट्री में कुछ में कमाई जा रहा है, कहाँ से थोड़ा ढूंढ के लाते हैं सामान। अब जिस चीज में हमको दिख गया प्रॉफिट ज्यादा तो फर्म ज्यादा होंगे कम होंगे, अगर किसी चीज में फर्म्स नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा है या नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा उसकी सप्लाई ज्यादा होगी
और जिसकी फर्म्स कम है उसकी सप्लाई कम होगी। सिंपल सी बात है। 8 बजे 7 बजे पेपर शुरू करेंगे। देखो होगा और उसको होगा आ रहे हो और पेपर कराऊंगा क्या करते हैं अरे सेक्रेटरी में देखो हो चुकी है, इसके लेकर देखो स्टार्ट हो गई है, पहले भी हो चुकी है। सर एक पेपर खत्म हुआ फिर शुक्रवार डेट शीट दे दी है 19 नवंबर 15 नवंबर दे देंगे सर ये। अच्छा है मैं बोल रहा हूँ 8 लगे थे। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की लिख दूं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन मान लो, अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो सप्लाई क्या होगी आज। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ेंगे फ्यूचर में, तो आज सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगा। डिमांड बढ़ी है। कंपनी का मालिक है तो कंज्यूमर नहीं है, खरीदने वाला नहीं, बेचने वाला है। तेरे को पता लग रहा है तेरी चीज का भाव फ्यूचर में क्या होगा, बढ़ेगा, तो तब बेचेगा नहीं आज बेचेगा, तब बेचेगा ना। मुनाफा तो मैं अभी तो रोक लेगा, अभी स्टॉक कर लेगा सामान। अब तू कंज्यूमर नहीं है, अभी बेचे तो बाद में चलेंगे। अरे अभी बेचेगा वो बात नहीं है, अभी बेचेगा तो लोग खरीद लेंगे और सारा सामान तो खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट कम होगा। तेरे को पता है कि तू शूज तो प्याज बेचता है, प्याज 10 दिन बाद क्या होने वाला है, महंगा होने वाला है, तू प्याज रोक लेगा कि नहीं रोक लेगा, है ना। तो कंज्यूमर वाला था, फ्यूचर में प्राइस बढ़ना तो आज खरीद लो। अब तू कंज्यूमर नहीं है, प्रोड्यूसर है, उठाने वाला है। तो अगर फ्यूचर में प्राइस महंगा होना तो आज सप्लाई क्या कर दोगे, रोक दोगे, ये तब बेचेगा जब बढ़ेगा। और अगर आप फ्यूचर में लग रहा है कि लैपटॉप के प्राइस गिरने वाले हैं तो फटाफट बिल्कुल क्या करता है, सेल लगा के बेच देगा, ले खत्म है। अरे नहीं करेगा, सेल लगा देगा, लो क्योंकि उसको पता आगे और गिर जाएगा, अभी तो बिक रहा है, बिकने दो। वो बेटा डिमांड का चक्कर था कंज्यूमर का, कंज्यूमर खत्म हो गया फर्स्ट टर्म में। अब उसके बाद फिर चैप्टर प्रोड्यूसर है, पांच शुरू। अरे तो पढ़ रहे भाई, इमोशन बनाने में पास के साथ छोड़ बाकी तो आता नहीं। नो means of transportation and communication, means of transportation and communication। अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन अच्छा है, अगर means of transportation and communication अच्छे हैं तो सप्लाई क्या होगी, कैसे। आजकल डिजिटल है, अब इमीडिएटली पेमेंट। पहले क्या था, आपने मेरे फोन पे ऑर्डर दिया, मैं बोलूंगा ठीक है पेमेंट भेजो, तुम बैंक जाओगे, बैंक में डालोगे, चेक दोगे, कोरियर करोगे। आज तू मेरे को यस करेगा, फोन काट दी, पेटीएम कर देगा, मैं सप्लाई भेज दूंगा और ट्रांसफर की अच्छी होगी, जल्दी सवाल पहुंचेगा। तो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो सप्लाई बढ़ेगी, वरना सप्लाई घटेगी। एज सिंपल एज दैट। जैसे हमारा बदल गया, ठीक है ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, मीन्स ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब क्या है आगे, सबसे बड़े काम सप्लाई फंक्शन और इधर डिमांड सेम, सब कुछ सेम है, बस मार्क कराने वाला हूं, रुक जा। डिमांड का फंक्शन है ना सप्लाई। देखो इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये सबको जोड़ दो, एक फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, प्राइस ऑफ क्या है ये एफ क्या था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉमन ट्रांसपोर्टेशन नहीं क्या था, टेक्नोलॉजी, कॉमन गवर्नमेंट टैक्स एंड सब्सिडी एंड क्या था ये एफ लिखा है इसको, गोल्स ऑफ फर्म। उसके हिसाब से नहीं किया मैंने, जो मर्जी कर सकते हैं। गोल्स ऑफ फर्म, इसका फंक्शन बना लिया तो क्या बन गया, इंडिविजुअल सप्लाई का फंक्शन। और अगर मार्केट बनाना है तो क्या बनाएंगे, ये सारा सेम, कॉमा नंबर ऑफ फर्म्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन और मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल सी बात है, बुक में लिखना नहीं, कॉपी में बुक में मार्क करो, डेफिनेशन मार्क कर लो, इंडिविजुअल फंक्शन की डेफिनेशन मार्क कर लो, पूरी की पूरी मार्केट सप्लाई की मार्क कर लो। मार्केट सप्लाई की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, ठीक है जी। उसके बाद क्या टॉपिक है, नहीं मार्केट सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, पहले इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होगा। हाँ, जैसे हम डिमांड का टेबल बनाते थे वैसे सप्लाई का बनेगा। तो पहले एक बनेगा टेबल प्राइस का, फिर एक बनेगा सप्लाई का। तो यहाँ पे बस एक ही चीज का फर्क होगा, उसमें जैसे प्राइस बढ़ता था तो सप्लाई डिमांड क्या होती थी, कम, इसमें प्राइस बढ़ाओ 1,
2 3 4 5 6 सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कि नहीं? क्या रूल है आपका? प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगी। प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई बढ़ रही है, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। इसमें सिर्फ गुड ए लिया है मैंने अभी, ठीक है। सिमिलरली एक और गुड ले लूं, बी 10 20 30 40 50, ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल ए का है, ये बी का है। और अगर दोनों को ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, मार्केट सप्लाई 15 30 45 60 और 75 और ये 90, ये आएगा। ये इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल, ये मार्केट। अब कुछ सोच के बताओ सप्लाई का कर्व कैसा बनेगा? अपवर्ड स्लोपिंग, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ऐसा बनेगा। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ये किसका है? एसएस किसका? ए का। इसका कैसा होगा? इसका भी अपवर्ड होगा, लेकिन मतलब ऊपर से होगा। ये 5 किलो 10 किलो है। ये बी का। और मार्केट कैसा होगा? वो भी अपवर्ड होगा, लेकिन फर्क क्या होगा? थोड़ा सा थोड़ा सा ऐसा होगा, फ्लैटर। ये डिमांड की तरफ उठा था कि नहीं? क्यों फ्लैटर है? रीजन क्योंकि इनमें कितने का गैप? 5 का, इसमें 10 का गैप है, इसमें कितने गैप हो गया? 15। 5 का गैप ये प्लस 10 का गैप ये, तो मार्केट में इन दोनों के गैप इंक्लूड है, इससे ज्यादा बैठ जाएगा। भार ज्यादा है, तो भार ज्यादा फ्लैट है, ज्यादा स्टीपर होंगे, ज्यादा लेटे होंगे, ठीक है ना भाई? तीनों की तीनों है। रीजन देख, इनमें कितने का गैप है? 5 का। इनमें कितने? इन दोनों गैप को क्या बोलते हैं? मार्जिन। दोनों के जो मार्जिन है वो दोनों इंक्लूड है इसके अंदर। इसका मार्जिन क्या है? ज्यादा, बहुत ज्यादा किसने बैठ जाए, किसने इंक्लूड किया है? इनके मार्जिन और जो गैप है वो ज्यादा होता है, ठीक है। लिखा हो रीजन। अब बात करो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल डेफिनेशन, साथ में टेबल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल डेफिनेशन, साथ में टेबल, फिर सप्लाई कर्व की डेफिनेशन, साथ में पूरा डायरेक्ट रिलेशनशिप, अपवर्ड स्लोपिंग, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व डेफिनेशन, मार्केट सप्लाई कर्व डेफिनेशन। अब मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर देन द वो। रीजन क्या लेकर पढ़ ले भाई? It happens because the change in price, the proportionate change in market, मतलब margin change in price is more than proportionate in individual supply. इसका जो margin change है वो ज्यादा है, proportionate या margin एक ही बात होती है, ठीक है। अभी स्लोप के साथ स्लोप का रिव्यू बनाऊंगा। अब एक छोटी सी बात बताऊंगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड